Hello everyone, welcome to this class. So this is class number 3 of polymer chemistry series. और देखो जैसा कि आपको पता ही है मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है और बेसिकली आपके पढ़ने का तरीका भी यही होना चाहिए कि जो भी आप कुछ पढ़ने बैठे हो ना एटलीस्ट टॉपिक्स क्लियर हो कि क्या पढ़ने वाले हैं। अगर बेसिकली रैंडम से कुछ भी वीडियो उठा के देख लिया या फिर कुछ भी पढ़ने लग गए तो टाइम ही वेस्ट होगा बेसिकली। लेकिन आप सीरीज वाइज पढ़ रहे हो, पता है क्या टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको पता है उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे ऑफ स्टडी होता है। तो देखो आज मैं पढ़ा रही हूँ पॉलीमर केमिस्ट्री और उसकी क्लास 3 है। और जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो पहला तो होगा चेन डायमेंशंस। टॉपिक्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। पहला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी वो होगा चेन डायमेंशंस और थर्ड में पढ़ाऊंगी पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स, PDI, पॉलीडिस्पेसिटी इंडेक्स। थर्ड जो है एक इक्वेशन पढ़ेंगे दैट इज फ्लोरी शेजल्स। आई रियली डोंट नो द प्रोनाउंसिएशन बट येस, फ्लोरी शेजल्स इक्वेशन। आप मैं उसको सिंपली आप FS इक्वेशन बोलूँगी। तो ये बेसिकली इक्वेशन है, ठीक है। आप प्रोनाउंसिएशन गूगल से चेक कर लेना। देखो सबसे पहला आता है जो चेन डायमेंशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चेन लेंथ। चेन लेंथ जब मैंने क्लास फर्स्ट आपको पढ़ाई थी ना तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं होता है कि आपने एक डब्बा लिया और उस डब्बे में आपने बहुत सारे मोनोमर्स डाल दिए और आप सोच रहे हो जब मैं डब्बा खोलूंगा तो सारे मोनोमर्स जुड़ जाएंगे और एक बहुत बड़ा पॉलीमर्स मतलब इनडेफिनिट पॉलीमर्स की लेंथ का लंबा सारा मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, एक लिमिट होती है, ठीक है, कि कितनी लंबाई तक वो पॉलीमर का जो अट्रैक्टिव फोर्स है या फिर जो अट्रैक्शन हो रही है वो स्टेबल है, कितनी लंबी वो चेन होगी, तो वो होती है चेन लेंथ, ठीक है। चेन लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पॉलीमर। कि पॉलीमर की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी, ठीक है, वो होता है आपका चेन लेंथ। अगर आपने मोनोमर्स ऐसे आप जोड़ते गए, ठीक है, आपको तो लग रहा है कि बस फ्री का माल है, आपने से जोड़ते गए तो टूट जाएगा। एक तो स्टेज ऐसी आएगी ना कि इतना लंबा खींचा थोड़ी चला जाएगा, टूट जाएगा ना, अट्रैक्शन वीक होगी तो ये स्टेबल नहीं होगा, तो फिर ये 2 हिस्सों में बट जाएगा। तो ये और मतलब कि सपोज करो 4 तक ही वो अपने आप को हैंडल कर पा रहा है, जैसे आपने एक और जोड़ा वो टूट जाएगा बीच में से, एक और यूनिट जोड़ी तो मतलब दिस इज द पॉसिबल एंड टू एंड डिस्टेंस, दिस इज पॉसिबल लेंथ ऑफ दैट पॉलीमर। तो चेन लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पॉलीमर इज नोन एज चेन लेंथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा फिर? तो इसका फॉर्मूला होता है, चेन लेंथ का फॉर्मूला होता है N इंटू L। N इंटू में L इज द फॉर्मूला फॉर चेन लेंथ, ठीक है। और N इज द नंबर ऑफ मोनोमर्स, कि कितने मोनोमर्स जुड़े हैं। आप बेसिकली आपको फॉर्मूला याद भी ना हो तो सिंपल सा आप देखो ना, ये मोनोमर जुड़े हुए हैं तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी कि कितने मोनोमर्स हैं और एक मोनोमर की यूनिट कितनी है। आप सिंपली अगर अरिथमेटिक मैथ भी यूज करोगे तो भी आप ये समझ जाओगे कि फॉर्मूला ये होगा, ठीक है, लेंथ ऑफ 1 मोनोमर। ठीक है, तो N इंटू L इज नंबर ऑफ मोनोमर्स इंटू में लेंथ ऑफ 1 मोनोमर। तो ये आप नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो चेन डायमेंशन में सबसे पहले पढ़ा चेन लेंथ विच इज मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ पॉलीमर एंड इट्स फॉर्मूला इज N इंटू L। N क्या है और L क्या है बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें चेन डायमेंशन में वो हमें पढ़ना है रूट मीन स्क्वायर लेंथ। अब आप सोच रहे हो कि ये तो कहीं पढ़ा सा लगता है ना, ये आपने एवरेज स्पीड वगैरह पढ़ी होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वगैरह पढ़ी होगी गैस स्टेट्स में या फिर गैस स्टेट में पढ़ी होगी ना। तो हाँ, तो ये है रूट, सॉरी मैंने स्पीड लिख दिया। रूट मीन स्क्वायर लेंथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं। नाम से देखो रूट लिखा हुआ है तो सिंपली n का रूट कर दो इंटू में लेंथ। रूट मीन स्क्वायर लेंथ मतलब कि ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट देखो, अब सेकंड मैंने आपको बोला कि आपके एक प्रोफेसर ने बोला कि आपको नंबर ऑफ मोनोमर्स गिवन है, लेंथ ऑफ 1 पॉलीमर गिवन है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करो। आपने कर दी तो फिर उन्होंने कहा गूगल पे चेक करो क्या आंसर सही है, तो आपने गूगल पे चेक किया
तो आपने देखा कि मेरा आंसर कम आ रहा है और जो एक्सपेरिमेंटली आंसर है, जो गूगल पे आंसर है, वो ज़्यादा है। मतलब एक्सपेरिमेंटल डाटा से आंसर है ना, वो ज़्यादा है। फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है, थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया है, वो कम है। अब वो पूछेंगे कि आपने कुछ गड़बड़ की है कैलकुलेशन में या फिर फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ हो, तो आप बोले कि नहीं सब कुछ ठीक है। गड़बड़ क्या हुई मैं बताती हूँ आपको। हमने जो ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, डेरिवेशन हमें नहीं करना, सिंपली फॉर्मूला देखो। जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें ना हमने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की हैं। हम अपनी एजम्पशंस के लिए, अपने कंफर्ट के लिए चीज़ें जूम कर लेते हैं ना, कि जैसे हमने पिछली क्लास में किया था कि 1 + β/cm था, आगे भी थी टर्म्स, बट हमने वो इग्नोर कर दिया कि बहुत छोटी अमाउंट हो जाएगी तो इग्नोर कर देते हैं। तो हम डेरिवेशन करने के लिए या फिर कुछ भी चीज़ सोल्व करने के लिए अपने तरीके से कुछ एजम्पशंस हम लगा लेते हैं। तो हमने वही एजम्पशंस यहाँ पे लगा के हमने क्या एज्यूम किया, हमने यहाँ पे एज्यूम ये किया है कि जो भी मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनमें कोई भी बॉन्ड लेंथ, मतलब कोई भी हमने उसका बॉन्ड एंगल कंसीडर नहीं किया कि हो सकता है वो मोनोमर ऐसे जुड़े हों या फिर ऐसे जुड़े हों या फिर ऐसे जुड़े हों, तो कैसे भी जुड़ सकते हैं ना वो। तो हमने ये बॉन्ड एंगल को कंसीडर नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं की ये कि रोटेशन। हमने सोचा कि ना तो कोई एंगल है उन दोनों के बीच में, ठीक है, और ना ही कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है, फ्री रोटेशन है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि आप आपसे पूछते हैं कि आपने ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया, आपका आंसर गलत आ गया, क्यों आया? तो आप बोलोगे सर मेरा आंसर गलत इसलिए आया है बिकॉज हमने कुछ चीज़ें इग्नोर कर दी हैं। लाइक व्हाट वी इग्नोर, कि सर देयर इज एन फिक्स्ड एंगल, कोई ना कोई फिक्स्ड एंगल होगा बिटवीन द मोनोमरिक यूनिट्स। ऐसे तो नहीं जुड़ रही होंगी ना वो। देयर इज फिक्स्ड एंगल बिटवीन मोनोमरिक यूनिट्स, जो कि हमने यहाँ पे इग्नोर कर दिया। फर्स्ट रीज़न ये है। और दूसरा रीज़न ये है क्योंकि क्या, देयर इज एन रेस्ट्रिक्शन, देयर इज एन रेस्ट्रिक्शन टू द free rotation, there is a restriction to the free rotation of bonds between two monomeric units। तो ये दो रीज़न हो गई, इस वजह से आपका जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब कम आ रहा है, और एक्सपेरिमेंटली जो आंसर आता है वो थोड़ा ज़्यादा आता है। तो ये दो चीज़ समझ में आ गई, आई थिंक आ गई होगी। तो मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ। अब हम पढ़ेंगे थर्ड चेन डायमेंशन, एंड दैट इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। थर्ड कौन सा है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? देखो, सपोज ये मेरा एक पूरा पॉलीमर है, ठीक है, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स, सपोज ये मोनोमर्स जुड़ के, बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ के पॉलीमर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ मास है इस पॉलीमर का, ठीक है। सो द डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉलीमर एंड वन एक्सट्रीम एंड, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पॉलीमर एंड एक्सट्रीम एंड, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसको हम RG से नोट कर देते हैं। समझ गए कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है? तो ये होती है रेडियस ऑफ गायरेशन। अब जैसे मैंने आपको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी पढ़ाया था लास्ट क्लास में, इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी क्लास मिस मत करो, ठीक है। ऑनलाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी टॉपिक्स ऐसे ही पढ़ा रही हूँ, मैं बिल्कुल कंटिन्यूटी से पढ़ा रही हूँ, एकदम रिलेवेंट अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स। तो डोंट मिस एनी क्लास प्लीज, इट्स फॉर योर बेटरमेंट, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं, और ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो आपकी इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। अब रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला होता है, इसको हम RG से नोट करते हैं। अगर हम अपनी रूट मीन स्क्वायर लेंथ को डिवाइड कर दे √6 से, सो वो आपके किसके इक्वल होगी? वो आपके रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल होगी, ठीक है। सो ये होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला। और ये कैसे रिलेट है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से, ये भी आपको पता लग गया, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं अभी कि टेल मी द नेम ऑफ द इक्वेशन विच रिलेट्स इंट्रिंसिक विस्कोसिटी विद मोलर मास, तो आपका आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपने लास्ट क्लास देखी है तो आप इजीली बता पाएंगे, ठीक है। और बस इतना ही बताना, ठीक है। बाकी हम प्रीवियस क्वेश्चन तो करेंगे लास्ट में, तो तब देखेंगे। तो ये हो गया आपका थर्ड चेन डायमेंशन।
फोर्थ चेन डायमेंशन होता है आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है √2/3 √n इंटू में l। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे इसके क्या लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर लेंथ है, रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। तो ये हो गया आपका मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस। फिफ्थ आता है आपका एवरेज डिस्टेंस, एवरेज लेंथ या एवरेज डिस्टेंस, वट एवर यू प्रिफर, सेम ही बात है, या फिर लेंथ, एवरेज लेंथ। एवरेज डिस्टेंस एवरेज लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा √8/3 एंड रूट, यहाँ पे n है, इसको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी मत समझ लेना, यहाँ पे वो है नंबर ऑफ मोनोमर्स इनटू में लेंथ। ठीक है, तो ये है आपके ये बस यहीं तक पढ़ना था आपको चेन डायमेंशंस में। इतने ही 5 फॉर्मूलेस बताए हैं मैंने, एवरेज डिस्टेंस का, मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस का, रेडियस ऑफ गायरेशन का बताया था, एक बताया था आपको रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, और एक बताया था आपको चेन लेंथ। ठीक है, तो ये 5 आपको पता होने चाहिए। सिंपल इनके फॉर्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको दे देंगे लेंथ दे देंगे, आपको नंबर ऑफ मोनोमर्स दे देंगे, पूछ लेंगे मोस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस बताओ। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली वहाँ फाइंड आउट कर दोगे, बहुत ईजी होता है। नहीं पता तो वहाँ पे अटक जाओगे। तो ये हो गए यहाँ पे। उसके बाद मैंने कौन सा टॉपिक बताया था आपको कि मैं आज कराऊंगी, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो वो देख लेते हैं वो क्या होता है। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। ओके, इसको हम PDI से शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, ये बार बार इतना बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ वेट एवरेज मोलर मास टू द नंबर एवरेज मोलर मास। सो ये होता है आपका PDI का फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, और क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इससे। ठीक है, नेट में ही क्वेश्चन आया हुआ है कि विच टेक्निक डू वी यूज टू फाइंड आउट पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। ये डिटेल में पढ़ने की कोई नीड नहीं है, अगर आप एनालिटिकल पढ़े कभी तो आप देख लेना, बट नेट के पॉइंट से सिर्फ इसका नाम याद करो। नेट गेट वगैरह जो आपके होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो आपके केमिस्ट्री एंट्रेंस होते हैं, उसमें थ्योरेटिकल डेरिवेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ज़्यादा डीप उन टॉपिक्स में ज़्यादा फंस के मत रह जाना। सिंपली याद रखो कि PDI क्या होता है, पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, फॉर्मूला क्या होता है, वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर एवरेज मोलर मास, और कौन सी टेक्निक से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, तो जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी से इसको फाइंड आउट करते हैं बस। उसके बाद एक चीज़ देखो, वो एक होता है आपका मोनोडिस्पर्सिव, एक होगा आपका मोनोडिस्पर्सिव सिस्टम, और एक होगा आपका बाई डिस्पर्सिव सिस्टम, बाई डिस्पर्सिव सिस्टम। ठीक है, एक होगा मोनोडिस्पर्सिव, एक होगा बाई डिस्पर्सिव। क्या डिफरेंस है, नाम से ही देखो, मोनो का मतलब क्या होता है 1, और बाई का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो जब आपके PDI की वैल्यू 1 हो, मतलब कि आपका PDI 1 हो, तो वो होता है आपका मोनोडिस्पर्सिव सिस्टम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो MW है, वेट एवरेज मोलर मास है, वो इक्वल हो जाएगा आपका नंबर एवरेज मोलर मास के। बाई डिस्पर्सिव में क्या होगा आपका, ये आपका फॉर्मूला होता है PDI का, ये 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे जो आपका वेट एवरेज मोलर मास होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ नंबर एवरेज मोलर मास। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि दिस इज ये है, आपको ये इस टाइप से कुछ गिवन होगा, मतलब ऐसे नहीं गिवन होगा, आपको बोल देंगे वेट एवरेज मोलर मास है 60 और MN की वैल्यू गिवन है 30, तो ये कैसा सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे आपको क्या
आइडिया लगाना था कि जो MW दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ MN, इट मीन्स वो बाई डिस्पर्सिव सिस्टम है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि ये बताओ ये कौन सा सिस्टम में होता है, आपको ऐसे, या फिर आपको ऐसे दे देंगे कि आपको N1 दे देंगे क्वेश्चन में, M1 दे देंगे, N2 दे देंगे, M2 दे देंगे, मतलब ऐसे मास दे देंगे काफ़ी सारे मोनोमर्स का, नंबर ऑफ मोनोमर्स दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कैसा सिस्टम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको MW फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। M2 फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी MN फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर्मूला यूज़ करके। उसके बाद आप उन वैल्यूज़ को रिलेट करेंगे, फिर आप बताएंगे। तो इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, क्वेश्चंस इन्हीं टर्म्स से, इन्हीं सिंपल टर्म्स से, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे, नेट के लेवल का बना देंगे, टाइम कंजप्शन करवा देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यही पढ़ाना था मुझे आपको आज के लेक्चर में। चेन डायमेंशंस हो गए हैं, PDI हो गया है, और सॉरी एक टर्म और बचती है, वो इक्वेशन लिखवाई थी ना मैंने, उसको देख लेते हैं, फिर हमारा जो आज का लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद एक वीडियो मैं बाद में ऐड करूँगी। अब देखो कौन सी क्वेश्चन थी वो, मैंने बोला था कि मैं इसको बोलूँगी FS इक्वेशन, फ्लोरी-सेक्वॉल्स इक्वेशन। आप देख लेना, इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है आपकी, ये मोल फ्रैक्शन को आप डिनोट करते हैं, इससे याद रखिए मैंने मोल फ्रैक्शन लिखी है, इज इक्वल टू 1 माइनस P इंटू P N-1, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका फ्लोरी-सेक्वॉल्स इक्वेशन का। जब भी कोई आप इक्वेशन पढ़ें, जब भी कोई फॉर्मूला पढ़ें, टर्म्स को जरूर देख लें। तो यहाँ पे P जो है वो है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज, क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। Xn is your mole fraction of a monomer of chain length n, ठीक है, ठीक है। Xn जो क्या है आपकी मोल फ्रैक्शन है, Xn is your mole fraction of chain length n, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ पॉलीमर जिसकी चेन लेंथ क्या है, n है, ठीक है। सो दिस इज योर फ्लोरी-सेक्वॉल्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मूला होता है। आपको मोल फ्रैक्शन हो सकता है गिवन हो, आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज पूछ लें। और एक चीज़ होती है, मैं आपको बता देती हूँ, लिंक एवरेज। इसको हम K से डिनोट कर देते हैं और इसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस P। अब P जो है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज है, ठीक है, लिंक एवरेज है ये। और इसको हम एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक से भी, मतलब या तो ये आपको लिंक एवरेज लिखा मिल जाएगा या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ लिंक लिखा मिल जाएगा, मतलब कुछ भी इन दोनों में से गिवन होगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस P। अब क्वेश्चंस में हो सकता है आपसे ना ऐसे डायरेक्ट, मतलब आपको K गिवन हो, आपको लिंक एवरेज गिवन हो, आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ लें, तो पहले आप P फाइंड आउट करोगे, उसके बाद आप ऐसे इक्वेशन में यूज़ करोगे, ठीक है। एन यहाँ पे क्या है, एन यहाँ पे लेंथ है, ठीक है, तो ऐसे होगा। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, जो मुझे आपको पढ़ाना था इस क्लास में मैंने पढ़ा दिया है, एंड मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बहुत ही एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच इट बिफोर योर एग्जाम्स मंथ, ठीक है। विद इन 1 मंथ हम सारा कुछ कवर करेंगे, लाइक पूरी इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, और जो भी आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज होंगे, फॉर्मूलाज की ट्रिक्स, कुछ भी ट्रिक्स होंगे वो सब कवर करेंगे। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड मेक श्योर टू फॉलो द कम्युनिटी पे जो पोस्ट आती है उनको भी फॉलो करना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, उसमें मैं PDF वगैरह अपलोड करती रहूँगी। ये पॉलीमर का है तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपलोड करती हूँ ऐसे, ठीक है। तो ताकि अच्छे से आपका एक चैप्टर जो है कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला प्लस अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरी, क्योंकि नेट में थ्योरी ज़्यादा फोकस मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊँगी एकदम। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तब खुद करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे PDF आ जाएगा, जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया भी होगा कि 30 अप्रैल को मैं शेड्यूल रिलीज़ करूँगी, जिस पे प्रॉपर कि कितने वीडियो में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, आपको सॉल्व करने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के। उसके बाद आप मानना कि आपका वो चैप्टर फिनिश हो चुका है, डोंट बिफोर दैट, ओके। तो यस, यही बताना था, ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी।
सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।